लिटिल लैंटर्न डीप डार्कनेस। बुक वन। बुझी हुई आग की रोशनी। चैप्टर वन। बोझ ढोने वाला जानवर। मध्य हिमालय 1934। दूर बर्फ से ढकी पहाड़ियों के पीछे सूरज डूब चुका था। शाम की धुंधली रोशनी ने आसमान को एक दर्द भरी नरमी से भर दिया। लेकिन बढ़ती हुई रात ने उस बची खुची रोशनी को एक बड़ी भूख से, एक ऐसी रफ्तार से निगल लिया जो इंसानी समझ से परे थी। हिमालय के घने जंगलों के बीच एक दुबला पतला लड़का फटे पुराने कपड़ों में अकेला खड़ा था। उसने माचिस की तीली जलाई और एक छोटी सी टूटी हुई लालटेन के शीशे के गर्भ में एक लौ जिंदा हो उठी। अंधेरे की फौज जो आगे बढ़ रही थी घबराकर पीछे हट गई और उस कमजोर रोशनी के किनारों पर दुबक कर बैठ गई। लड़के के जख्म भरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, जिससे नई नई बनी परछाइयां भी इधर उधर तड़पने लगीं। उसके पैरों में एक बड़ा सा तेंदुआ पड़ा था। वो जानवर दर्द से छटपटा रहा था, अपने पंजों को किसी ऐसी काली चीज पर मार रहा था जो उसके खुले हुए जबड़ों के बीच फंसी थी। लड़के ने अपनी लालटेन जमीन पर रखी और अपनी जान की परवाह किए बिना उस चीज को पकड़ लिया जो तेंदुए के जबड़े में फंसी थी। वो उस खंजर का हैंडल थी जो जानवर के गले में गहराई तक धंसा हुआ था। लड़के ने अपनी पूरी ताकत से उसे खींचा। जैसे ही वो मुड़ा हुआ, दांतदार खंजर उसके गले से बाहर आया, मानो कोई जहरीला खाना उगल दिया गया हो। तेंदुए का शरीर अकड़ गया। उसके पेट से एक कमजोर सी गुर्राहट निकली। उसके चाकू जैसे दांत आखिरी बार एक साथ भिंच गए, लड़के की उंगलियों को बाल बाल छोड़ते हुए, और उस खंजर की सख्त क्रूर धातु पर जा लगे। लड़का झटके से पीछे हटा। उसका खंजर सूखे पत्तों पर खून की गाढ़ी बूंदें टपका रहा था। तेंदुआ कुछ और पल तड़पा और फिर शांत हो गया। लड़के के होठों से एक भारी आवाज निकली। वो उस मरे हुए जानवर की तरह ही स्थिर हो गया। लालटेन की लौ धीरे धीरे घटती गई और बुझ गई, बिना किसी रोक टोक के। अंधेरा और गहरा और खौफनाक हो गया। लड़के का नाम था समस्तरस। उसका जन्म 1920 में हिमालय से बस द्वारा एक दिन की दूरी पर स्थित एक कस्बे में हुआ था। उसके जन्म से दुनिया में सिर्फ एक शख्स को खुशी हुई थी, उसकी मां को। वो अपने छोटे से परिवार में कमाने वाली अकेली सदस्य थी। वो घर जिसे उसने अपने हाथों से बनाया था, फूस की छत वाली एक छोटी सी झोंपड़ी, धूप वाले दिनों में दोपहर के समय भी अंधेरी रहती थी और बरसात की रातों में अपने ठिठुरते हुए निवासियों पर बेबसी के आंसू बहाती थी। उनकी झोंपड़ी मौसम के हिसाब से या तो तपती थी या ठिठुरती थी। जब से उसने होश संभाला था, तब से लेकर उस वक्त तक जब उसे भ्रष्ट सिपाहियों द्वारा घसीट कर बाहर निकाला गया, वो घर बदला तो था, लेकिन बेहतरी के लिए नहीं। समस्तरस से जुड़ी चीजें अक्सर बेहतरी, सुधार और तरक्की से दूर ही रहती थी। मिसाल के तौर पर उसका शरीर वैसा नहीं बढ़ रहा था जैसा कि बाकी 14 साल के लड़कों का। हालांकि वो लंबा था, लेकिन बेहद कमजोर था। हाँ, वो शुक्रगुजार था कि वो पिंटू आनंद की तरह हर दिशा में नहीं फैल रहा था। पिंटू का सिर बेहिसाब छोटा था और उसकी आंखें इतनी बाहर निकली हुई थीं, मानो वो बाहर निकलकर अपनी मर्जी से दुनिया देखना चाहती। पिंटू का मानना था कि स्मस्त्रस का दुबलापन और उसकी बेवकूफी सिर्फ इसलिए थी क्योंकि स्मस्त्रस के पास ना पैसा था, ना घर, ना गाय और ना ही पिता। इधर देख चूहे, पिंटू हुक्म देता। देख इन पनीर भरे परांठों को, इन बड़े बड़े लड्डुओं को, इन आमों को और इस दूध के जग को देख। समस्तरस आज्ञाकारी बनकर पिंटू की पोनी काठ पर लदे खाने के पहाड़ों को देखता। ऐसे मौकों पर समस्तरस का पेट
एक मिनट में इतनी आवाजें निकालता जितने शब्द उसकी जुबान एक महीने में भी नहीं बोलती थी। उस भूखे लड़के की नजर इतने सारे लालच पर मंडराती और तमाम कोशिशों के बावजूद उसके मुंह में अपने आप पानी आ जाता। वो नजर हटाने की कोशिश करता, लेकिन पिंटू उसे उन पकवानों को घूरते हुए बड़े गौर से देखता। नजर मत हटा चूहे, पिंटू अपना हुक्म दोहराता, और पिंटू से कोई बात दोहरवाना खतरनाक होता था। पिंटू पहला लड्डू अपने गुफा जैसे मुंह में डालता, उसके बाद एक पनीर का पराठा, पराठे के साथ आम का एक टुकड़ा, आम के बाद एक गिलास फ्लेवर्ड दूध, और दूध के बाद फिर से एक लड्डू। वो इस चक्र को ऐसी रफ्तार से खत्म करता जिस पर यकीन करना मुश्किल था। समस्त रस सोचता, कोई ताज्जुब नहीं कि तुम खुद एक गोला बनते जा रहे हो। ये ख्याल उस यातना के लिए एक कमजोर सा दिलासा था जो वो समृद्ध लड़का अपनी भूख मिटाते हुए उस पर थोपता था। तुझे पता है तू इतना कमजोर और इतना बुद्धू क्यों है? पिंटू पूछता, जबकि आखिरी लड्डू अभी भी उसके मुंह में होता। क्योंकि मुझे उन चीजों का एक लाखवां हिस्सा भी खाने को नहीं मिलता जो आप खाते हैं, सर पिंटू, समस्तरस कहता, जिसे हर वक्त उस मोटे लड़के को उसके खुद के दिए हुए खिताब सर से संबोधित करने की दर्दनाक ट्रेनिंग मिली थी। और ऐसा किस लिए है? सर पिंटू पूछता। क्योंकि मैं अच्छी चीजों का हकदार नहीं हूं, समस्तरस जवाब देता। क्यों हकदार नहीं है? क्योंकि मेरे पास न पैसा है, न घर, न गायें और ना ही पिता। हालांकि समस्तरस की माँ नीना दिन रात कमर तोड़ मेहनत करती थी, लेकिन वक्त के साथ उसकी कमाई घटती जा रही थी। पिंटू के माता पिता ही उसके मालिक थे, और वो इस बात का खास ध्यान रखते थे कि नीना को उतना ही मिले जिससे वो बस जिंदा भर रहे। समस्तरस ने कई बार उससे काम करने की इजाजत मांगी, लेकिन वो कभी नहीं मानी। वो हमेशा कहती, तुम काम या तो 16 साल का होने पर या मेरी मौत के बाद ही कर पाओगे, जो भी पहले हो। समस्तरस कभी स्कूल नहीं गया था। इसका कारण आलस्य नहीं, गरीबी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अनपढ़ था। नीना उसे घर पर पढ़ाती थी। बीच बीच में जब कभी उसकी जान काम से थोड़ी सी देर के लिए भी छूटती, और जब लालटेन में थोड़ा सा तेल बच जाता, वो समस्तरस को अरिथमेटिक पढ़ाती, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस और कहानियां, कहानियां जिनमें समस्त की जान बसती थी। नीना शब्दों को ऐसे पढ़ाती थी जैसे वो रोटियां हो, संख्या में थोड़ी सी लेकिन बेशकीमती। समस्तरस इन विषयों में उन लड़कों से भी ज्यादा होशियार था जो बचपन से ही अच्छे स्कूल्स में पढ़ते थे। नीना की थोड़ी सी कमाई का बड़ा हिस्सा खाने और कपड़ों पर नहीं, बल्कि सेकंड हैंड, थर्ड हैंड, कभी कभी तो 10th हैंड किताबों पर खर्च होता था। एक बार समस्तरस ने खुद कुछ पैसे कमाए। शहर का मूर्तिकार उनके घर आया था। उसने नीना से कहा, आपके लड़के के चेहरे में शास्त्रीय सुंदरता है। उसने एक पैसा नीना की हथेली पर रखा और समस्तरस के चेहरे पर एक ठंडा गाढ़ा लेप लगा दिया। वो लेप धीरे धीरे सख्त होता गया, असहज, दम घोटने वाला। मंदिर में बालकृष्ण की जो मूर्ति बनेगी, मूर्तिकार ने कहा, उसका चेहरा आपके बेटे जैसा होगा। सोचो आप कितना गर्व महसूस करोगी। नीना कुछ नहीं बोली। मूर्तिकार फिर आया, कई दफा, हर बार थोड़ा ज्यादा पैसा लेकर। हर बार नीना ने दरवाजा बंद रखा। उसने उस आदमी को अंदर तक नहीं आने दिया। समस्तरस ने ये सब देखा। वो समझ गया कि भगवान कृष्ण का चेहरा बनने के बाद कुछ भी बनने का प्रयास करना भी हास्यास्पद होगा, और वो जानता था कि कुछ चीजें दोबारा बेची नहीं जाती, चाहे भूख कितनी भी हो। समस्तरस पिंटू के सामने कभी अपनी पढ़ाई का संकेत तक नहीं देता था। वो अंदर ही अंदर जानता था कि जो लड़का पत्थर खाकर भी उन्हें पचा सकता है, वो इस सच्चाई को हजम नहीं कर पाएगा। एक दिन सड़क किनारे बंदरों का तमाशा चल रहा था। दो ट्रेंड बंदर
बंदर एक जेंटलमैन की वेशभूषा में, बंदरिया साड़ी पहने। उनका मदारी मधुर आवाज में गीत गा रहा था। बंदर नाच रहे थे, भीड़ हंस रही थी। पिंटू तमाशा देख रहा था। उसके हाथ में एक विशालकाय समोसा था, खट्टी चटनी में सना। पता नहीं इनमें से ज्यादा अनपढ़ कौन है। पिंटू अपने समोसे से इशारा करता हुआ बोला, ये बंदर या वो चूहा। समझ थोड़ी दूरी पर खड़ा पूरा ध्यान लगाए तमाशा देख रहा था। तू क्या कहती है? पिंटू ने अपनी छोटी बहन कामिनी आनंद से पूछा, जिसे सब कैट कहते थे। कैट पिंटू के पास उसकी काट पर बैठी थी। उसकी टांगे हवा में लटक रही थी। गोद में एक बड़ी गुड़िया आराम फरमा रही थी। उसकी ग्रे आंखें बिल्कुल बिल्ली की आंखों जैसी थी। उसके नाखून नुकीले। वो भी बंदरों को ध्यान से देख रही थी। ये बंदर? पिंटू ने फिर पूछा, या वो बेवकूफ चूहा? तुम? कैट ने बिना सोचे कह दिया। सच था, लेकिन खतरनाक भी। पिंटू के सांस खींचने की आवाज ने कैट को बता दिया कि उससे गलती हो गई थी। ओह, मेरा मतलब, वो तुरंत बोली। चूहा? 100% वो चूहा ही ज्यादा गवार है। अरे गवार चूहे! पिंटू ने आवाज लगाई, इधर आ। समझ आया, मन से नहीं, लेकिन आज्ञा मानते हुए, जैसे वो हमेशा आता था। पिंटू ने अपना छोटा संदूक खोला। उसमें कुछ किताबें थीं और दूसरे काफी बड़े संदूक में खाने पीने की चीजें और खिलौने। पिंटू ने एक किताब उठाई। क्या तूने, उसने पूछा, कभी इस विद्वानों वाली चीज को खरीदा या इस्तेमाल किया है? समस्त किताब को उसी नजर से देख रहा था, जैसे वो खाने को देखता था, भूखा, सावधान। लेकिन उसने अनजान बनने की कोशिश की। नहीं सर पिंटू, वो बुदबुदाया। जोर से बोल, सर पिंटू ने कहा। मैंने कभी इस वस्तु को, जो आपके महान हाथों में है सर पिंटू, ना तो खरीदा है और ना ही इस्तेमाल किया है, सेमेस्टरस ने कहा। लेकिन ये कहते कहते भी वो उस किताब के टाइटल को आंखों से पी गया। उसने गर्दन मोड़कर पीछे का कवर भी देखने का प्रयास किया। किताब का नाम था प्रेमचंद द्वारा रचित गबन। झूठा, कैट ने कहा। वो समस्त को ध्यान से देख रही थी। नहीं मिस कैट, सेमेस्टरस ने धीमे से कहा और अपनी नजर किताब से हटा ली। नहीं मिच कैट, पिंटू ने उसकी नकल उतारी। इसका क्या मतलब है? पिंटू चिल्लाया। इसका मतलब है, समस्त बोला, कि मैं झूठा नहीं हूं सर पिंटू। तो क्या मेरी बहन झूठी है? पिंटू फिर चीखा, इतना जोर से कि भीड़ के साथ साथ बंदरों का ध्यान भी भटक गया। नहीं सर पिंटू। तो झूठा कौन है? मैं, समस्त ने कहा। तू कौन है? मैं समस्तरस, एक बेवकूफ और कमजोर चूहा सर पिंटू। पिंटू ने किताब को लापरवाही से घुमाया। तो उसने कहा, क्या तूने कभी किसी किताब को छूकर उसे अपवित्र किया है? हाँ सर पिंटू। बाल की खाल खींचना पिंटू को बखूबी आता था। उसने फिर सवाल किया, तो तूने वाकई इन ऊंची चीजों को अपने घिनौने हाथों से गंदा किया है ना? समस्तरस ने बहुत धीमी आवाज में अपना अपराध एक बार फिर स्वीकार किया। हाँ सर पिंटू। वो डर रहा था कि अब और सवाल आएंगे। किताब कहाँ से आई, कैसे आई, पैसे कहाँ से आए। लेकिन खुशकिस्मती से पिंटू का ध्यान किसी और तरफ चला गया और समस्तरस बच गया, इस बार। कुछ हफ्ते बाद एक शाम पिंटू ने फिर समस्तरस को पकड़ लिया। आज मेरा पोनी बीमार है, पिंटू ने कहा। यह सुनकर अफसोस हुआ सर पिंटू, समस्तरस ने कहा। और उसका दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि वो जानता था कि उसे बहुत जल्द सच में ही अफसोस होने वाला है। तो तू क्या पसंद करेगा? पिंटू ने एक शैतानी मुस्कान के साथ पूछा और अपने हाथ खुशी से मलने लगा। समस्तरस के मुंह से आवाज नहीं निकली। बहरे हो गए हो चूहे, पिंटू चिल्लाया। बता, मेरी काट खींचेगा या मेरे संदूक उठाएगा? मैं भी बीमार हूं। समस्तरस ने लड़खड़ाती हुई आवाज में एक बहाना बनाने की कोशिश की। पेट में बहुत दर्द है, समस्त ने कहा। बिल्कुल, पिंटू हंसा। पैसा नहीं, घर नहीं, गाय नहीं और पिता भी नहीं, तो पेट कैसे ठीक रहेगा? जाओ, उसने कहा, आराम करो चूहे। मैं भूषण सिंह से कह दूंगा कि वो तेरी माँ को खेतों से बुला लाए, मेरी काट खींचने के लिए।
समस्तरस एक पल भी नहीं रुका। वो तुरंत बोझ ढोने वाला जानवर बन गया। जब वो उस जगह पहुंचा जहां काठ खड़ी थी, उसके अपमान के आज तक के सबसे बड़े औजार की तरह, तो उसने देखा कि पिंटू का पोनी अपने बाड़े में खुशी से घास चर रहा था, बिल्कुल बीमार नहीं, ठीक वैसे ही जैसे समस्त को कहीं कोई दर्द नहीं था, दिल के दर्द को छोड़कर। काट एक कच्चे रास्ते के मुहाने पर खड़ी थी, जो तेज ढलान के साथ नीचे एक तालाब के किनारे तक जाता था। पिंटू काठ पर चढ़ा। वो अपने बड़े संदूक पर ऐसे बैठा जैसे किसी सिंहासन पर। उस आलीशान संदूक में खाने पीने के खजाने थे। उसने अपने पाँव छोटे संदूक पर रख दिए, जिसमें पुस्तकों का खजाना था, जिसे वो हर जगह साथ ले जाता था, अपनी काल्पनिक इंटेलिजेंस का ढोल पीटने के लिए। समस्त काठ के ड्रॉबार्स के बीच में घुसा, जहां जानवरों को जोता जाता है। उसने पूरा जोर लगाया। उसके कंधे सिकुड़ गए, सिर झुक गया और उसके आंसू उसके पैरों के बीच मिट्टी में गिरते गए। काट एक इंच भी नहीं हिली। पिंटू खुश हुआ। उसने चाबुक उठाया और पहले हवा को उससे कई बार चीरा, जैसे तैयारी कर रहा हो समस्तरस की पीठ के लिए। पोनी ने घास से सिर उठाया और सहानुभूति में हिनहिनाया। समस्त ने एक पल के लिए काठ को पीछे धकेला, फिर आगे खींचा, फिर पीछे और फिर आगे। उसने ये क्रम कई बार दोहराया। आखिरकार पहिए एक चौथाई इंच सरके, फिर थोड़े और फिर काठ चल पड़ी। समस्तरस ने राहत की सांस ली। उसे लगा वो चाबुक से बच गया। ये राहत आधा मिनट भी नहीं टिकी। ढलान अपना कमाल दिखाने लगी और काठ की रफ्तार तेज होने लगी। समस्तरस अब इस बोझ को संभाल नहीं पा रहा था। पिंटू भी घबरा गया। रुको रुको, वो चिल्लाया और अब चाबुक को समस्त को रोकने के लिए उठाने लगा। दोनों लड़के चीख पड़े। उनकी आवाजें ऊंची होती गईं। काठ का बायां पहिया रास्ते में दबी हुई एक चट्टान से टकराया। लकड़ी का पहिया टूट गया। गाड़ी उलट गई। पिंटू और उसके दोनों संदूक हवा में उछल गए और सड़क किनारे खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ों से जा टकराए। पेड़ खुद भी अभी उम्र और आकार में छोटे ही थे, पतले, लचीले। उन्होंने पिंटू को गंभीर चोट से बचा लिया। इसके बावजूद पिंटू ऐसे चिल्ला रहा था जैसे 6 सूअरों का गला एक साथ काटा जा रहा हो। और क्योंकि समस्तरस ने काठ के बार्स को पकड़ा हुआ था, वो हवा में उड़ा नहीं। उसका बायां पैर बुरी तरह मुड़ गया और उसका सिर जमीन से जोर से टकराया। उसकी कनपट्टी की खाल छिल गई। जो लोग दौड़कर आए, उन्होंने उसे रोते नहीं सुना, क्योंकि समस्त दर्द को चुपचाप सहता था। और वैसे भी अगर वो चीख भी रहा होता, तो कोई उस पर ध्यान न देता। सबकी नजर पिंटू पर थी, महत्वपूर्ण विक्टिम पर। आखिरकार जब शोर थमा और समस्त अकेला लंगड़ाता हुआ घर की ओर लौटा, वो पूरी तरह गुस्से में नहीं था, ना ही पूरी तरह दुखी, क्योंकि प्रेमचंद की गबन कीचड़ में औंधे मुंह पड़ी थी, पूरी तरह खराब। वो फिर से पिंटू की शान की संदूक में जाने लायक नहीं रही थी। समस्तरस जानता था कि सूखने पर किताब फूल जाएगी, ठीक उसके एंकल की तरह, लेकिन उसके पन्ने फिर भी पढ़े जा सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे उसका पैर अपनी चोट के बावजूद उसे चलाता रहेगा। आसपास और भी खजाने बिखरे पड़े थे, किताबें, खाने की चीजें, खिलौने, और वो सब कुछ काफी अच्छी हालत में था, लेकिन समस्त ने उन्हें छुआ तक नहीं, क्योंकि पिंटू की उन चीजों में से कोई भी कूड़ेदान में जाने लायक नहीं थी, सिवाय उसके 2 टूटे हुए संदूकों के फट्टों के।